Bismillahirrahmanirrahim. I think each one of you would be familiar with this gentleman. And what do you think is the reason that we are starting the today's talk with his photograph? I think most of you would have made this connection that Steve Jobs died of carcinoma of the pancreas. Though he had a very uncommon variety of the carcinoma of the pancreas, that was a neuroendocrine tumor, and he battled with that disease for about 10 years or more, and finally succumbing to its invasiveness. So carcinoma pancreas is a difficult disease to treat because it is quite insidious. इसका पता देर से लगता है. जब पता लगता है आम तौर पे ये रिसेक्टेबल नहीं होता, और अगर सर्जिकली रिसेक्टेबल ना हो ये ट्यूमर तो फिर इसकी सर्वाइवल रेट्स बहुत पुअर है. फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर मोर्टालिटी है. अगरचे अदरवाइज़ आप देखें तो जीआई मैलिग्नेंसीज में उस तरह से इसका नंबर इतना हाई नहीं है, लेकिन इसकी मोर्टालिटी के लिहाज से इसका नंबर काफ़ी हाई है. जो उम्र बढ़ती जाती है इसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है, और कहा यह जाता है कि 50 ईयर्स से पहले बहुत रेयर है किसी पेशेंट में कार्सिनोमा ऑफ द पैनक्रियास, और मोर देन 75% ऑफ द केसेस ऑफ कार्सिनोमा पैनक्रियास आर मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज. स्लाइट मैन प्रीडिस्पोजिशन है फॉर मेल जेंडर, और ओवरऑल 5-year सर्वाइवल रेट लेस देन 5% है. इट ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स बोथ रिसेक्टेबल एंड इरिसेक्टेबल ट्यूमर्स. तो पहली बात यह है कि इतना दुश्वार क्यों है, ये इतना इंसीडियस ट्यूमर क्यों है, इसके डायग्नोसिस में इशू क्या है, इसकी मैनेजमेंट के इशू क्या है. तो इसके पीछे पैनक्रियास की पिक्यूलियर एनाटमी है और इसकी ऑफ कोर्स फिजियोलॉजी है. पैनक्रियास हमें पता है स्टमक बेड में होता है. इसका हेड जो है वो स्लाइटली लोअर लेवल पे है, टेल स्लाइटली हायर लेवल पे है. L1 और L2 वर्टिब्रा के दरमियान जो एक प्लेन होता है इमेजिनरी, जिसको ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहते हैं, वो उसके नीचे इसका हेड होता है और टेल उससे ज़रा सी ऊपर होती है. It lies on two very important structures. बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ये एओर्टा और वीना केवा के. पोर्टल वेन बिल्कुल सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन का कॉन्फ्रेंस, पोर्टल वेन का आगाज़ जो है इसके बिल्कुल पीछे है, और फिर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों मिलके ये मेजर जो ड्यूरनल पेपुला है, एम्पल ऑफ वाटर, इसमें खुलती है, और ये जो एक्सेसरी डक्ट ऑफ विर्संग है वो उसके साथ माइनर पेपुला में खुलती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो एनाटमी है, और इसकी वजह से जब तक ये ट्यूमर काफ़ी प्रोग्रेस ना कर जाए हमें इसके बारे में पता लगना काफ़ी दुश्वार है. देन लुक एट द ब्लड सप्लाई. ये मेन गैस्ट्रोड्यूडल आर्टरी है, जिससे सुपीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडनल आर्टरीज आती हैं, और फिर ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं जो आर्टीरिया पेनक्रियाटिका मैग्ना है, जिसे इन्फीरियर एंटीरियर और इन्फीरियर पोस्टीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडनल आर्टरीज निकलती हैं, जो कि मेन ब्लड सप्लाई है ऑफ द हेड पार्ट ऑफ द पेनक्रियास. जब हम आगे भी बात करेंगे सर्जरी की, और आप सब ने विपल्स प्रोसीजर का नाम सुना होगा. जनरल सर्जरी में, हेपेटो पेनक्रियाटिको बिलरी सर्जरी में विपल प्रोसीजर जो है इट इज सेड टू बी दी वन ऑफ द मेजर रिसेक्शंस, एंड ये सर्जन्स का जैसे कहते हैं ना कि तमगा इम्तियाज़ है कि ये फलाना सर्जन जो है विपल करता है और उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम विपल करते हैं तो हमेशा ड्यूडनम को साथ निकाला जाता है. वी हैव टू टेक आउट ड्यूडनम अलॉन्ग विद द पैनक्रियाटिक हेड, और रीज़न इसके सामने है. रीज़न ये है कि ब्लड सप्लाई शेयर्ड है. बोथ एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टरीज जो हैं वो ड्यूडनम को और पैनक्रियाटिक हेड को इकट्ठा सप्लाई करते हैं. तो जब हम पैनक्रियाटिक हेड की रिसेक्शन करेंगे तो ब्लड सप्लाई ड्यूडनम की भी चली जाएगी. सो वी हैव टू रिसेक्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम एटलीस्ट विद द पैनक्रियाटिक हेड.
सिमिलरली इसी तरह इसकी वीनस ड्रेनेज है, दे follow the arterial pattern and open in the superior mesenteric vein just before the confluence with the splenic vein and formation of the portal vein. जो anterior portion है वो portal vein, जो main portal vein है उसके अंदर खुलता है, और सर्जिकली ये मिडिल कोलिक वेन इस कॉन्फ्लुएंस में आके खुलती है और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में खुलती है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है एनाटॉमिकली कि जब सर्जन्स ने आइडेंटिफाई करना होता है, अभी हम आगे चल के देखेंगे इसके ऑन टेबल रिसेक्टेबिलिटी देखने के लिए आप ये देखते हैं कि ये जो ग्रूव है, हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो ग्रूव है बिटवीन द नेक ऑफ द पैनक्रियास एंड द पोर्टल वेन, इसमें आप सेपरेट कर सकते हैं पैनक्रियास को विद द पोर्टल वेन। अगर इनकेसमेंट है, पोर्टल वेन की इन्वॉल्वमेंट है, फिर ये इसको सेपरेट करना मुमकिन नहीं है। तो इसको ढूंढने का तरीका ये होता है कि मिडिल कोलिक वेन को फॉलो करते हैं और मिडिल कोलिक वेन जाके सीधी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में खुलती है, और वहाँ से हम प्लेन एक क्रिएट करके देखते हैं कि इसके पीछे हम टनलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ द प्रपोज्ड लाइन ऑफ डिसेक्शन इन विपल्स प्रोसीजर। देन जब भी हम रिसेक्शन करते हैं, हम आर नॉट रिसेक्शन करना चाहते हैं, हमें क्लियरेंस चाहिए मार्जिन्स की, और ऑफ कोर्स ये जो लोकल लिम्फ नोड्स हैं, ये आप देखेंगे कि जब विपल के बारे में हम आगे बात करेंगे तो जो विपल की रिसेक्शन है उसके अंदर ये जो सारे लिम्फ नोड्स जो इसको ड्रेन कर रहे हैं वो सारे एक्साइज हो जाते हैं। जो सेकंड स्टेशन लिम्फ नोड्स हैं, जो सीलियक एक्सिस के लॉन्ग लिम्फ नोड्स हैं या सुपीरियर मेसेंटेरिक के ओरिजिन के लॉन्ग जो लिम्फ नोड्स हैं, सेकंड स्टेशन लिम्फ नोड्स को आम तौर पे विपल्स के अंदर हम एक्साइज नहीं करते, रिसेक्शन उनकी आम तौर पे नहीं करते, और अगर वो इन्वॉल्व है तो एडवांस लोकल डिजीज़ है और उन पेशेंट्स का सर्वाइवल पुअर होता है। Then this is the innervation of pancreas. Now why do we want to know about the innervation of pancreas? इरसेक्टेबल ट्यूमर्स में जब हम पेलिएशन की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें पेलिएशन है वो पेन है। इन पेशेंट्स को सीवियर बैक एक हो रही होती है, कमर में दर्द होती है। ये पेशेंट जो है, जैसे आपने पेनकिटाइटिस में आपने सुना है कि पेशेंट जो है वो लेटने की बजाय बैठता है और बेंड फॉरवर्ड होके बैठता है, जिसका मकसद ये होता है कि पेनक्रियास जो है ना ये इन नर्व से अपने आप को अलहदा कर दे। इन्फ्लेम्ड ऑर्गन इन नर्व्स को टच करता है और इनको टच करने की वजह से, इन गैंग्लिया को टच करने की वजह से पेशेंट को पेन होती है। मैलिग्नेंसी में जब इनकी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है तो फिर पेशेंट को क्रॉनिक पेन होती है, और इसको ट्रीट करने का जो पिलिएशन का तरीका है वो सीलियक गैंग्लियन को ब्लॉक किया जाता है। सीलियक गैंग्लियन को हम इमेज गाइडेड ब्लॉकिंग कर सकते हैं, इसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल वगैरह इंजेक्ट की जा सकती है, या जब आपने सर्जरी के लिए ऑन टेबल खोला है, पेशेंट को देखा है कि रिसेक्टेबल नहीं है, तो आप ऑन टेबल भी जो है वो इन गैंग्लिया को ब्लॉक कर सकते हैं। और उसका आसान तरीका कह लें ये है कि हम ऊपर जाते हैं इन द जो लेसर ओमेंटम है वहाँ पे, और एओर्टा के दोनों तरफ, एओर्टा को बीच में बिटवीन द टू फिंगर्स रख के बोथ साइड्स पे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल को इंजेक्ट कर देते हैं, और उस तरह से ये गैंग्लियन ब्लॉक हो जाता है फॉर गिविंग पेन रिलीफ टू द पेशेंट्स। क्योंकि जिन पेशेंट्स का इरसेक्टेबल कार्सिनोमा ऑफ द पेनक्रियास है उनका लाइफ सर्वाइवल वैसे भी 4 to 6 मंथ से ज़्यादा नहीं है, तो उस अरसे के लिए ये जो सीलियक गैंग्लियन ब्लॉक है ये इफेक्टिव रहता है। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड ऑफ कोर्स कह रहे हैं एडवांस स्टेज है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, नॉट रियली वेरी मच बट इट यूज टू प्ले अ स्पेसिफिक पार्ट, क्योंकि इन लोगों की डाइट में एनिमल फैट ज़्यादा होती थी और अब ये समझा जा रहा है कि ये एनिमल फैट है जिसकी वजह से होता है। देन ऑफ कोर्स स्मोकिंग सिगरेट्स, डायबिटीज़, क्रॉनिक पैनकिटाइटिस, कार्सिनोजन एक्सपोजर्स लाइक बेंजीडीन एट्सेट्रा। Then there is some genetic association like chronic familial relapsing pancreatitis, patients having BRCA2 genes, Peutz-Jeghers syndrome, Gardner's and HNP-CC etc. मोस्ट कॉमनली ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास एक्सोक्राइन है। हमें पता है कि जो ग्लैंड है ये मिक्स एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है। 85% एक्सोक्राइन है, 15% के करीब एंडोक्राइन, और एंडोक्राइन के भी ट्यूमर्स होते हैं। जैसे हमने कहा स्टीव जॉब्स को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था, मगर
वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो है उनको एक्सोक्राइन ट्यूमर्स होता है पेनक्रियास के, और ये जो एक्सोक्राइन ट्यूमर्स है इनकी सबसे ज़्यादा जो प्रोपेंसिटी है वो हेड में, सबसे मोस्ट कॉमनली 60 to 70% ऑफ पेशेंट्स जो है इनके हेड के अंदर जो है वो ये ट्यूमर डेवलप होता है। 5 to 10% नेक और बॉडी में है, अबाउट 10 to 15% टेल के अंदर है, और कुछ केसेस में डिफ्यूज ट्यूमर होता है जो कि एंटायर ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है। तो अब ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन है उससे वो साइंस और सिम्टम्स बनेंगे, वो साइंस और सिम्टम्स होंगे जिसकी बुनियाद पे आपने डायग्नोज करना है। हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है उनके अंदर, जो बॉडी और टेल का ट्यूमर है वो भी एक्सोक्राइन है, वो भी एडिनोकार्सिनोमा है, और वो वैसे ही है जैसे कि हेड में है, लेकिन साइंस और सिम्टम्स डिफरेंट है। जब हेड ऑफ द पेनक्रियास की मेलिग्नेंसी है तो उसने बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करना है, वो ड्यूनल म्यूकोजा को अल्सरेट कर सकता है, सो द पेशेंट कैन प्रेजेंट विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और विद ड्यूडनल म्यूकोजा अल्सरेशन के साथ इन पेशेंट्स के अंदर एक साइन होता है, उसे कहते हैं स्टर्लिंग साइन। स्टर्लिंग साइन में होता है कि ये पेशेंट ब्लीड कर रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा, और चूंकि बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई स्टर को बाइल नहीं आती, तो जो स्टूल का कलर होता है वो सिल्वरी होता है, क्योंकि उसमें कोई जो ब्लीडिंग की वजह से ब्रोकन डाउन आरबीसीज का पिगमेंट भी मौजूद होता है, उसको स्टर्लिंग साइन कहते हैं, नॉट वेरी कॉमन। So carcinoma of the head of the pancreas may present with bile duct obstruction causing obstructive jaundice or duodenal mucosa ulceration causing upper GI bleed। melena ज़्यादा होता है इन पेशेंट्स को, क्योंकि छोटा थोड़ा रिस रहा होता है खून, इतना ज़्यादा नहीं होता कि पेशेंट हीमेटैमेसिस करे। जो टेल के कार्सिनोमाज होते हैं वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, बॉडी के भी आम तौर पे साइलेंट होते हैं। पेशेंट का जब तक डायग्नोसिस होता है ये डिसएमिनेट हो चुका होता है, और यूजुअली ये पेशेंट सिर्फ वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट डायग्नोज। और जब आप फिर इमेजिंग करा के देखते हैं तब पता लगता है कि ये बॉडी ऑफ पैनक्रियास का ट्यूमर है। 95% से ज़्यादा जो है हमने बात की कि वो एडिनोकार्सिनोमाज होते हैं। एवरेज 5 ईयर सर्वाइवल 5% के आसपास है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू कीमो रेडियोथेरेपी। ओनली अबाउट 15 to 20% ऑफ पेशेंट्स आर एलिजिबल फॉर सर्जरी, जिनकी हम पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनेक्टमी करते हैं, जिसका नाम विप्पल्स प्रोसीजर है। और जिन पेशेंट की रिसेक्शन हो जाती है उनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट 20% के करीब है। इसका मतलब ये है कि जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं उनकी मैनेजमेंट जो है वो पेलिएटिव है। जेनेटिकली हिस्टोलॉजिकल फीचर्स जो इन पेशेंट्स के हैं, ये एडिनोकार्सिनोमा है, हमें पता है डक्टल मॉर्फोलॉजी होती है इनकी, और इनके अंदर जो म्यूटेशंस हैं ज़्यादा कॉमन KRAS और CDKN2A हैं। एपिथेलियल सेल से बनते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट्स के लेट स्टेजेस में होता है, और ये प्राइमरी के अलावा याद रखें पेनक्रियास में मेटास्टेसिस भी हो सकते हैं। मतलब द पेनक्रियाटिक कैंसर कैन बी अ मेटास्टेटिक कैंसर एज वेल, प्राइमरी के अलावा। तो इसमें लंग से, ब्रेस्ट से, थायराइड, किडनी और इवन स्किन से भी मेटास्टेटिक डिजीज आ सकता है। ग्रोथ इसकी रैपिड होती है, और ये ऐसे वाइटल ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के अराउंड है कि जब इसकी लोकल इन्वेजन हो जाती है तो फिर इसकी सर्जिकल रिसेक्शन पॉसिबल नहीं रहती। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो एडिनोकार्सिनोमा की हो सकती हैं इन पेशेंट्स में। देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, हेड और नेक के ट्यूमर्स हमने जैसे पहले बात की वो डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बॉडी के टेल के ट्यूमर्स डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हेड एंड नेक के ट्यूमर्स ऑफ कोर्स ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे बाइल डक्ट को, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा गॉल ब्लैडर की ड्रेनेज रुक जाएगी, गॉल ब्लैडर डिस्टेंड हो जाएगा, और वो क्लिनिकली पैल्पेबल हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कर्वोइज़ लॉ। ये हमने पहले भी बात की थी। गॉलस्टोन्स के अंदर हमने ये कहा था कि इफ इन अ जॉन्डिस पेशेंट the gallbladder is palpable, the cause is unlikely to be stones। क्यों? क्योंकि जो क्रॉनिक कोलिथेसिस, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस की वजह से गॉल ब्लैडर शंकन हो जाता है, लेकिन जब ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टल होती है और गॉल ब्लैडर इज फुल ऑफ बाइल, हमने नॉर्मल गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी 30 to 50 ml, मगर इन केसेस में अप टू 300 ml तक जो है वो इसमें एक्यूमुलेट हो जाती है बाइल, और ये डिस्टेंडेड टेंडर गॉल ब्लैडर होता है।
Then these patients can have mid-epigastric or back pain. It usually is a bad sign. If your patient is already having back pain, it is telling you that the tumor has infiltrated the ganglia there, and it means it is not resectable anymore. Then vomiting, nausea and weight loss is a very very important feature. Unexplained weight loss carcinoma of pancreas का एक बड़ा important clinical feature है. देन बॉडी और टेल के ट्यूमर्स में वंस अगेन मिड एपिगैस्ट्रिक और बैक एक, वेट लॉस, मलेज, नोजिया, केहेक्सिया, एनोरेक्सिया, इनके साथ तो आप देखिए इतने वेग सिम्टम्स हैं. ये ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट को पता ही नहीं लगता, और उसकी वजह से जब तक वो हेल्प सीख करता है प्रोफेशनल, उस वक्त तक ये डिजीज़ जो है वो पहले ही फैल चुका होता है. समटाइम्स जब क्लिनिकली पेशेंट आपके पास है और आप एग्जामिन करें, देन देयर कैन बी अ विर्को नोड. विर्को नोड कहते हैं जब लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड एनलार्ज होता है. इसको ट्रोएजियस साइन भी कहते हैं. ठीक है, अब ये इनलार्ज क्यों होता है आप सबको पता है. थिंक अबाउट इट, यू नो इट वेरी वेल. द रीज़न इज जो सिस्टर्ना काइलिया है, जो फिर थोरैसिक डक्ट बनती है, वो लेफ़्ट साइड पे खुलती है, जहाँ पे लेफ़्ट सबक्लेवियन और जो जुगुलर्स हैं उनका कॉन्फ्लुएंस होता है. उस कॉन्फ्लुएंस के पास ही ये नोड पड़ा होता है लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर. तो जब वहाँ से ये ड्रेन करके पेनक्रियाटिक मेटास्टेसिस आता है और यहाँ से ये थोरैसिक डक्ट उसको ड्रेन कर रही होती है इनसाइड द कॉन्फ्लुएंस, वहाँ पे ये बैक फ्लो की वजह से बैक परमिएशन होती है और ये सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड ऑफ द लेफ्ट साइड जो है ये पैल्पेबल हो जाता है. इसको विरकोज नोड कहते हैं. सिमिलरली इसी तरह ये लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है इट कैन इन्वॉल्व दी अम्बिलिकल नोड, जिसको सिस्टर मैरी जोसेफ नोड कहते हैं. वैसे क्लासिकली ये दोनों जो चीज़ें हैं, बल्कि जो तीसरा साइन भी है माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स, ये तीनों साइंस डिस्क्राइब इनिशियली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए हुए थे, मगर ये तीनों पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. देन जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हम लिवर फंक्शन टेस्ट करके देखते हैं, जो हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की पिक्चर देगी. टोटल बिलिरुबिन विद कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, एल्क फॉस रेज होगा, गामा GT 5' न्यूक्लियोटाइडेज रेज होगा. फिर जो पेनक्रियाज के अपने एंजाइम्स हैं, एमाइलेज, लाइपेज, वो भी इंक्रीज्ड हो सकते हैं. देन वंस अगेन आपने देखा कि सारे हेपेटोपेनक्रियाटिक बिलियरी मैलिग्नेंसीज जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, उसमें जो दो ट्यूमर मार्कर्स हैं, कार्सिनोम्ब्रानिक एंटीजन और CA19-9, वंस अगेन वो इसके अंदर भी रेज हो सकते हैं, और इसके साथ इसमें CA72-4 भी है. कार्सिनोमा पेनक्रियास की ज़्यादा एसोसिएशन, ज़्यादा स्पेसिफिसिटी जो है वो CA19-9 के साथ है, जैसे कि हमने कल बात की थी कोलेंजियोकार्सिनोमास की भी है. देन इन्वेस्टिगेशंस, इमेजिंग एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है, स्पेशली CT स्कैन, जो कि आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया देता है अबाउट दी पेनक्रियाटिक मैलिग्नेंसी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो हमने फैसला करना है कि क्या ये रिसेक्टेबल ट्यूमर है कि नहीं. उसके लिए अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो एक CT स्कैन है. डायग्नोस्टिक जो मोस्ट डेफिनेटिव है वो ERCP, और ERCP के साथ अब एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड विद FNAC. सो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में अगर मैस बड़ा है तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको अल्ट्रासाउंड में पूरा वो पेनक्रियाटिक हेड में एक उनको मैस मिल जाए और वो आपको डायग्नोज करके दे दे. लेकिन अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट यूजली अ गुड इन्वेस्टिगेशन फॉर आइडेंटिफाइंग मैसेज इन द pancreas. The reason being it's a retrogastric organ. इसके सामने एक गैस फिल्ड स्टमक पड़ा हुआ है, और जो गैस फिल्ड ऑर्गन्स हैं उसमें से अल्ट्रासाउंड वेव्स ज़्यादा अच्छी तरह पास नहीं कर सकती, इसलिए इट्स नॉट अ गुड डायग्नोस्टिक मोडालिटी, इमेजिंग मोडालिटी फॉर दोज ऑर्गन्स विच आर गैस फिल्ड. लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि ऑपरेटर डिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, जो एक्सपीरियंस्ड अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं वो आपको ढूंढ के दे सकते हैं, और वो ढूंढ सकते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट. नॉर्मल पेनक्रियाटिक डक्ट की वेट हमने उस दिन बात की थी 2 to 3 मिलीमीटर है, ये 10 मिलीमीटर है इधर. इसका मतलब है इसकी डायलेटेशन का साथ साथ आप ये देख रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट भी डायलेट हुई हुई है, और यहाँ एक मैस पड़ा हुआ है. ठीक है, सो साफ नज़र आ रहा है. और यहाँ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी ढूंढ ली है, स्प्लेनिक वेन भी ढूंढ ली है. सो यू कैन सी द डायलेटेड डक्ट, बोथ द पेनक्रियाटिक एंड द कॉमन बाइल डक्ट. ये जो डबल डक्ट साइन है, इट्स अ डेफिनेटिव साइन कि देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन
that obstruction is mitotic and that is because of a malignancy, a tumor. Then CT scan अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है क्योंकि काफ़ी इजीली अवेलेबल है, और जो हमें इमेजिंग चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए वो CT स्कैन से हमें बड़ी अच्छी तरह मिल सकती है। इस CT स्कैन में भी हम देख सकते हैं कि ये डक्ट जो है ये डायलेटेड है, यहाँ पे ये मैस महसूस हो रहा है, यहाँ पे ये CBD भी डायलेटेड है, और ये वो दिखा रहा है कि यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स है वो भी इन्वॉल्व है, रेट्रोपेनक्रियाटिक लिम्फ नोड भी लगता है जैसे इन्वॉल्व है। देन वंस अगेन you can see a mass, and not only a mass which is involving both the superior mesenteric artery and the vein। ठीक है, तो हम जब अभी आगे चल के रिसेक्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना, ये जानना कि superior mesenteric artery और वेन का स्टेटस क्या है इन रिलेशन टू द मैस इन द हेड ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, देन ERCP में ये जो डबल डक्ट साइन है जिसकी अभी हमने अल्ट्रासाउंड में भी बात की, ये बहुत अच्छा इसमें डिपिक्ट हुआ है। यू कैन सी राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, द कॉमन बाइल डक्ट हेयर एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट। व्हेन बोथ द पेनक्रियाटिक डक्ट and the common bile duct, they are both dilated, it is only present, this double duct sign is only present in two scenarios. One is the carcinoma of the head of the pancreas and the second is the पेरीएम्पुलरी ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ द एम्पल ऑफ वाटर। पेरीएम्पुलरी ट्यूमर हम उनको कहते हैं जो विदिन 2 सेंटीमीटर ऑफ द एम्पल ऑफ वाटर होते हैं। उसमें पेनक्रियास का ट्यूमर है, उसमें डिस्टल बाइल डक्ट का ट्यूमर है जो हमने कल बात की थी, डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमास जो है वो भी पेरीएम्पुलरी ट्यूमर में आती हैं, पेनक्रियास के ट्यूमर उसमें आते हैं, ड्यूडेनम के अपने ट्यूमर्स पेरीएम्पुलरी ट्यूमर में आते हैं। तो इन सब के अंदर ये डबल डक्ट साइन है। डबल डक्ट साइन क्या है? डबल डक्ट साइन ये है कि जिसमें पेनक्रियाटिक डक्ट भी डायलेटेड है और CBD भी डायलेटेड है, तो इट्स नियरली पैथोग्नोमिक। जब ये मौजूद है तो इसका मतलब है कि malignancy पड़ी हुई। Then we know about the MRCP, which is the non-invasive method, and once again it gives you very good idea about the involvement or otherwise of the superior mesenteric vasculature, both artery and vein। ये आप देख रहे हैं superior mesenteric artery जा रही है और इसके अंदर हम देखेंगे आगे चल के कि इसकी इनकेसमेंट के हमने ऊपर फैसला करना है कि क्या हम रिसेक्ट कर सकते हैं इस ट्यूमर को सेफली या नहीं कर सकते। Then endoscopic ultrasound is a very good investigation, not only because it gives us good detail about the pancreatic lesion as well as the lymph nodes around it, as well as you can take a biopsy with it। FNAC कर सकते हैं आप। ये देखें ये एंडोस्कोप है, इसके आगे ये ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ये वो ट्रांसड्यूसर है जिसने हमें ये इमेज दिया था। ये वो ट्रांसड्यूसर है जिसका ये, और इसने हमें ये सारा इमेज ढूंढ के दिया है, और इसी से ये जो वर्किंग पोर्ट है हम अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेंस में यहाँ से FNAC कर सकते हैं और इस FNAC की बुनियाद पे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये जो टिश्यू डायग्नोसिस है ये इमेज गाइडेड किया जाता है पेनक्रियास का, इसको वैसे आप परक्यूटेनियसली अदरवाइज नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, बिकॉज पेनक्रियास इज अ रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। So the investigation of choice would be an endoscopic ultrasound with FNAC, which would give us definitive diagnosis. Once it has been diagnosed, हम हर दफ़ा बात करते हैं सबसे पहले कंफर्म करना है डायग्नोसिस ऑफ malignancy, फिर स्टेज करनी है, फिर स्टेज करने के बाद मैनेजमेंट प्लान करनी है अकॉर्डिंग टू स्टेज, देन फॉलो अप एंड देन रिहैबिलिटेट। सो वंस अगेन TNM स्टेजिंग आप अगर गौर करें तो हम जितनी पैटोपेनक्रेटिक बिलियरी की है वो सारी स्टेजिंग एक दूसरे से मिलती है। जिस तरह की GIT की सारी स्टेजिंग वो ऊपर से शुरू होके एसोफेगस से लेके एनल कनाल तक एक जैसी स्टेजिंग है, क्योंकि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की सारी जो T स्टेज है वो उसके रेडियल स्प्रेड पे डिपेंड करती है कि कितनी लेयर्स इन्वॉल्व की हैं। इसी तरह हमने बात की कि जो कॉमन बाइल डक्ट कोलेंजियोकार्सिनोमास की किस तरह से स्टेज की जाती है, गॉल ब्लैडर की किस तरह से स्टेज करते हैं, और जो सॉलिड ऑर्गन है लिवर की स्टेजिंग और जो सॉलिड ऑर्गन है पेनक्रियास इनकी स्टेजिंग देखें कैसे एक दूसरे से मिलती है। सो इसमें T नॉट है, नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर। कार्सिनोमा C2 जिसमें सिर्फ एपिथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बची हुई है। T1 is less than 2 centimeter, it is limited to pancreas.
more than 2 centimeter T2, still the tumor is limited to pancreas. T3 is extended beyond pancreas without vascular involvement, and T4 is when it involves the celiac axis और the superior mesenteric artery. देखें इसमें वेन का तस्करा नहीं है, इसमें superior mesenteric वेन की बात नहीं कर रहा, वो आर्टरी की बात कर रहा है. Then regional nodes, no nodes, or N1 when nodes are involved, M0 no metastasis, and M1 when there are distant mets. तो स्टेज क्या बनती है? स्टेज 1A वैसे ही है जैसे T1 with N0 M0, जिसमें ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर है, लिमिटेड टू पैनक्रियास. स्टेज 1B है ट्यूमर मोर देन 2 सेंटीमीटर, लिमिटेड टू पैनक्रियास, नो नोड्स नो मेट. स्टेज 2 ट्यूमर इज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड पैनक्रियास बट देयर इज नो वास्कुलर involvement. N0 M0. Stage 3 is tumor is involving the celiac axis or the superior mesenteric artery, any N or any N but no metastasis. And stage 4 is when there is metastasis, whatever the tumor size is, whatever the nodal stages is. It's a very simple staging. And now how do we plan, how do we treat the carcinoma of the pancreas? So the treatment is, the first goal is to prevent the spread of tumor. ठीक है, लोको रीजनल डिजीज कंट्रोल करना है, हमने रिकरेंस को प्रिवेंट करना है, और हमने अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर सिम्टम्स को एलिविएट करना है. तो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? We can do chemotherapy, radiation, we have to have pain control, if possible we totally resect the tumor, head of pancreas removal और Whipple procedure. इनकी अब हम आगे चल के बात करते हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट्स क्या क्या है हमारे पास. इन पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली प्रेप कैसे करते हैं, इसकी बात हमने जब अभी हम लोग कोविड के एरा में दाखिल नहीं हुए थे और आपके लेक्चर्स फेस टू फेस हो सकते थे, तब हमने बात की थी कि हम जॉन्डिस्ड पेशेंट को कैसे तैयार करते हैं सर्जरी के लिए. हमें उनको हाइड्रेशन अच्छी करनी होती है ताकि एडिक्वेट डायूरिसिस हो. हम नॉर्मल जो 50-60 ml पर आवर से ज़्यादा 80 to 100 ml पर आवर चाहते हैं ताकि पेशेंट को हेपेटोरीनल सिंड्रोम ना हो जाए, रीनल शटडाउन ना हो जाए इन पेशेंट्स का, क्योंकि इन पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है. फिर 10% एक्सट्रोज वाटर देते हैं इनका ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ाने के लिए. इनकी कोआगुलेशन प्रोफाइल चेक करते हैं, पीटी पीटीटी, क्योंकि ऑफ कोर्स जब ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइल नहीं पहुंच रही इंटेस्टाइन के अंदर, तो विटामिन के जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इस तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो पीटी एपीटीटी को करेक्ट करने की ज़रूरत है, विटामिन के दे के, या पेशेंट को सर्जरी के दौरान हो सकता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की ज़रूरत हो. कोगुलोपैथी ठीक कर लेते हैं पहले, लेकिन फिर भी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आपके पास मौजूद होना चाहिए. फिर चूँकि स्टेसिस है तो इन्फेक्शन होने का इम्कान है, और चूंकि ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन होता है तो आपने ग्राम नेगेटिव कवर देना है. और इन पेशेंट्स को चूंकि मेजर रिसेक्शन आप कर रहे हैं, ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे वास्कुलैरिटी बहुत है, मेजर वेसल्स के अराउंड आप काम करें, तो यू नीड टू हैव ब्लड एट हैंड एज वेल एज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. एल्गोरिदम बड़ा सिंपल है कि हमने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन पे फैसला हो गया कि इरिसेक्टेबल है, रिसेक्टेबल है, मैस नहीं है लेकिन सस्पिशन है. अगर सीटी पे इररिसेक्टेबल मैस है तो हम उसकी इमेज गाइडेड बायोप्सी लेते हैं और एडजुवेंट कीमो रेडिएशन और पेलिएशन का सोचते हैं. और पेलिएशन में सर्जिकली भी हो सकती है पेलिएशन, या इन्वेसिव और तरीक़ों से पेलिएशन कर सकते हैं. अगर तो रिसेक्टेबल मैस है तो या तो विपल किया जाता है, या विपल की जो मॉडिफिकेशन आजकल हम करते हैं जिसको कहते हैं पाइलोरस प्रिजर्विंग प्रॉक्सिमल पेनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी, और रिसेक्शन करने के बाद फिर एडजुवेंट या रिसेक्शन से पहले न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं. ये क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं ये देखने के लिए कि इसका कितना बेनिफिट है. जिन पेशेंट्स में कोई मैस नहीं मिला सीटी स्कैन में लेकिन सस्पिशन है, उनके लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड या ईआरसीपी करके देखते हैं, और अगर उसमें कोई डेफिनेटिव चीज़ मिलती है उसकी एफएनएसी करके बायोप्सी कर लेते हैं, या अगर नहीं होती तो पेशेंट को सर्वेलेंस पे रखते हैं. रिसेक्टेबिलिटी बेसिकली सीटी के ऊपर देखी जाती है. सीटी का क्राइटेरिया क्या है? पहली चीज़ ये है, देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा पेनक्रियाटिक डिजीज़, कि पेनक्रियास के अलावा और कहीं पे डिजीज़ मौजूद नहीं है. उसके अलावा दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो सुपीरियर मेसेंटेरिक और पोर्टल वेन का जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है जो बन रही है वो पेटेंट है, वो इन्वॉल्व नहीं हो गया, उसको ट्यूमर ने बिल्कुल इन्वेड नहीं कर लिया.
और तीसरी अहम चीज़ ये है कि डायरेक्ट ट्यूमर एक्सटेंशन सीलियक एक्सिस में या सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी तक नहीं है। उसके अलावा जो चीज़ें हमने देखनी है, हम ये सीटी पे भी देख सकते हैं और ये ऑन टेबल भी इसका फैसला किया जा सकता है। अगर लिमिटेड ग्रोथ है सिर्फ थोड़ी सी फैट में या ड्यूडेनम में है तो वो रिसेक्टेबल है, क्योंकि ड्यूडेनम तो आपने साथ रिसेक्ट करना ही है। लेकिन अगर ट्यूमर ने स्टमक को या कोलन मीजोकोलन को या बावल मेसेंट्री को पकड़ लिया तो फिर ये रिसेक्टेबल अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप R0 अचीव नहीं कर सकते, और अगर आप R1 रिसेक्शन करते हैं कार्सिनोमा पैनक्रियास में तो कोई एडेड बेनिफिट नहीं है, पेशेंट को सर्वाइवल बेनिफिट्स नहीं है। R1 रिसेक्शन और कीमो रेडिएशन विदाउट एनी सर्जरी के बिल्कुल एक जैसे सर्वाइवल रेट्स है। सो यू डू नॉट गिव योर पेशेंट सच अ बिग सर्जिकल ट्रॉमा इफ यू डू नॉट इम्प्रूव देयर सर्वाइवल। दूसरे, अगर इन ग्रोथ सिर्फ गैस्ट्रोड्यूडल आर्टरी तक है तो वो रिसेक्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने गैस्ट्रोड्यूडल आर्टरी को तो बांधना ही बांधना है। इन एनी केस वी हैव टू लाइगेट इट बिकॉज इट इज गिविंग द ब्रांचेस जो एंटीरियर और पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडल आर्टरीज है, तो गैस्ट्रोड्यूडल की ब्रांचेस है वो हमने बांधनी ही बांधनी है। लेकिन अगर पोर्टल वेन को पकड़ लिया है, मेन हेपेटिक आर्टरी को पकड़ लिया है, मेन सीलियक ट्रंक को पकड़ लिया तो फिर अब ये रिसेक्टेबल नहीं रहा। अगर इसने सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का लेस देन 180 डिग्री वेसल कांटेक्ट है तो फिर ये अभी भी रिसेक्टेबल है। अगर मोर देन 180 डिग्री वेसल कांटेक्ट है या मेट्स पड़े हुए हैं कहीं पे तो फिर ये रिसेक्टेबल नहीं रहा। वंस अगेन कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिसेक्टेबल? वही बात जो हम मुतवातर कह रहे हैं कि सीलियक में, कॉमन हेपेटिक में, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में, स्प्लेनिक वेन और पोर्टल वेन के कॉन्फ्रेंस, ये इनमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। स्टेज 1 और 2 है। स्टेज 1 और 2 हमें पता है क्या है, T1 से T3 तक, यानी ट्यूमर का साइज या 2 सेंटीमीटर है या उससे बड़ा है मगर पेनक्रियास के अंदर है और कोई वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नोड कोई नजर नहीं आ रहे, अभी असेस नहीं हो सकते, लेकिन मेटास्टेसिस कोई नहीं, ये क्लियरली रिसेक्टेबल ट्यूमर्स है। बॉर्डर लाइन वो है जिनके अंदर कुछ वीनस अबटमेंट या एनकेसमेंट हो गई है, इनके अंदर आपको वीनस रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ सकती है, या आर्टीरियल अबटमेंट है लेकिन वो लेस देन 180, इसका मतलब हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस से कम है। लेकिन अगर वो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस से ज्यादा है, मोर देन 180 डिग्रीज है, या स्टेज 3 है, T4 है। T4 वंस अगेन जो है हमें पता है क्या है, T4 वो है कि जो ट्यूमर पैनक्रियास से बाहर निकल गया और उसने मेजर वेसल्स को या उनको पकड़ लिया हुआ। सो इन अदर वर्ड्स, इस पेशेंट को आप देखें तो इसमें सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन दोनों का कोई ताल्लुक इस मैस से नहीं है। ये मैस फ्रीली पड़ा है, इट इज कंप्लीटली रिसेक्टेबल। इस केस में कुछ वेन की इन्वॉल्वमेंट है और लेस देन हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट है। तो इन पेशेंट्स के अंदर अगर ये बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल इसलिए कि इसमें आपको वीनस रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ सकती है, और इस केस में जिसमें आर्टरी मोर देन 180 डिग्रीज इन्वॉल्व है, ये लोकली एडवांस्ड है, ये वो पेशेंट्स हैं जो कि रिसेक्शन का जिनको पॉसिबल नहीं है, रिसेक्शन सेफली आप नहीं कंसिडर कर सकते इन पेशेंट्स। टेबल पे हम कैसे करते हैं? टेबल पे जैसे हमने पहले बात की थी, हम मिडल कोलिक वेन को फॉलो करते हैं, मिडल कोनिक वेन को फॉलो करके हम सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन तक जाते हैं, पोर्टल वेन का कॉन्फ्रेंस देखते हैं, ड्यूडेनम को कॉकराइज करके उठा लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम वी कैन प्लेस आवर फिंगर्स, और टनल चेक करते हैं। वी ऑल्सो चेक दी टनल हेयर, we form a tunnel here between the superior mesenteric artery and the pancreatic tissue as well as the superior mesenteric vein and portal vein and the pancreatic tissue, क्योंकि ये आपका रिसेक्शन का जो प्लेन है वो यहाँ पे रिसेक्शन का प्लेन है। याद रखें, इनकम्प्लीट ग्रॉस रिसेक्शन जो है उसका कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है, और अगर यहाँ पे इनकेसमेंट है, ट्यूमर ने इनको पकड़ा हुआ है, तो आप हेरोइक सर्जरी करने का आपके पेशेंट को कोई फायदा नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। ओके, सो सीटी पे कैसे नजर आता है? सीटी पे ऐसे नजर आता है कि ये ट्यूमर है पेनक्रियाटिक हेड में, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है, कोई इनकेसमेंट नहीं है, कोई अबटमेंट नहीं है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी बिल्कुल खाली पड़ी है। दिस पेशेंट इज अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर रिसेक्शन। इस पेशेंट में सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन को पकड़ा हुआ ट्यूमर ने, आप देख सकते हैं
आर्टरी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि इसको मैं रिसेक्ट तो कर सकता हूँ, मगर मुझे यहाँ पे सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, दोबारा से उस पर कोई वेन पैच लगाना पड़ेगा, उसको कोई ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा और उसको जंप ग्राफ्ट लगा के पोर्टल वेन को प्रॉपर तरीके से दोबारा अटैच करना पड़ेगा विद द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। वंस अगेन इसमें आप देख सकते हैं ये वेन की अबटमेंट हुई है, इसमें वेन की अबटमेंट हुई है। इन पेशेंट्स के अंदर जब हम रिसेक्शन करेंगे तो रिसेक्शन के बाद वीनस रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम ये तो नहीं कर सकते कि सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन को हम बांध दें। अगर बांध देंगे तो सारे जो पोर्टल वीनस सप्लाई आ रही है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, वो उस इंटेस्टाइन वो कहाँ जाएगी, उसको ड्रेनेज चाहिए, उसके लिए आपको जंप ग्राफ्ट चाहिए। इसको बांधेंगे, इसको रिसेक्ट करेंगे, कोई ग्राफ्ट लगाएंगे या वेन पैच लगाएंगे। ये बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल है। इसको हम बॉर्डर लाइन इसलिए कह रहे हैं कि ये अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है तो ये इसके लेस देन हाफ को अबट किया हुआ है, थोड़ा सा इनकेस किया हुआ है इस ट्यूमर ने। इसका मतलब है कि मैं इसको यहाँ से इसके साथ निकाल सकता हूँ वॉल के साथ, और यहाँ पे इसको हम आर्टरी को दोबारा प्रॉपरली रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर ये स्टेज 3 आप देख सकते हैं कि आर्टरी को भी पकड़ लिया है और वेन को भी पकड़ लिया, और आर्टरी की इनकेसमेंट पूरा तकरीबन 180 डिग्रीज के, अब 360 डिग्रीज इसमें पाई जाती है। ये जो लोकली एडवांस्ड है स्टेज 3 है, इसके अंदर जो है रिसेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं, अगरचे मेटास्टेसिस नहीं है इन पेशेंट्स में, मगर ये रिसेक्ट हम नहीं कर सकते सेफली पेशेंट्स को। सिमिलरली सेम पेशेंट यू कैन सी हेयर and you can see here the encasement of the superior mesenteric artery into the tumor. ये एलन ओल्ड फादर विपल हैं जिन्होंने सबसे पहले ये पेनक्रियाटिक हेड एंड नेक की रिसेक्शन की थी, प्रॉक्सिमल पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनेक्टमी की सक्सेसफुली, और उसके बाद पेशेंट्स को हमने ये ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफर करना शुरू कर दी। विपल प्रोसीजर क्या होता है? रेडिकल पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनेक्टमी को कहते हैं। कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो रिसेक्टेड स्पेसिमेन है उस पर हेड ऑफ पेनक्रियाज के साथ ड्यूडेनम है, पार्ट ऑफ स्टमक। ये जो क्लासिकल विपल प्रोसीजर है इसमें डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी भी होती है, जजनम का पोर्शन निकलता है, गॉल ब्लैडर को निकालते हैं, और इवन कुछ लोग स्प्लीन को भी पहले निकाला करते थे लेकिन अब आजकल नहीं निकालते, और इसकी मॉडिफाइड सर्जरी की अभी हम बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने डक्टल जो है एनास्टोमोसिस करना है। ये रिसेक्टेड स्पेसिमेन है। डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी विद कोलिसिस्टेक्टमी, हेड ऑफ पैनक्रियास, दी ड्यूडेनम एंड सम पार्ट ऑफ दी जजनम। अब इसके अंदर होता क्या है, इसमें जो गैस्ट्रेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस है वो ऐड ऑन हो जाती हैं। एक तो सर्जरी की मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है, और जो गैस्ट्रेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो डंपिंग है, अर्ली डंपिंग है, लेट डंपिंग, वो सब भी पेशेंट्स को सफ़र करनी पड़ती है। इसके साथ साथ जो एनास्टमोसिस करते हैं रिसेक्शन करने के बाद, सबसे पहले पेनक्रियाटिक एनास्टमोसिस है, जो कोशिश की जाती है कि डक्ट टू मिकोजा हो, कि ये साइड टू साइड एनास्टमोसिस, ये एंड टू साइड है, बेसिकली एंड ऑफ द पेनक्रियास टू साइड ऑफ द जजनम। इसमें आप एक होल क्रिएट करते हैं जो कि डक्ट टू मिकोजा एनास्टमोसिस करता है, और बाकी पेनक्रियाटिक पैरेन्काइमा को आप उसके साथ अटैच कर लेते हैं। देन सेकेंड एनास्टमोसिस इज बिटवीन द बाइल डक्ट, जो भी अब उसको बाइल डक्ट तो नहीं कहना चाहिए, उसको कॉमन हेपेटिक डक्ट कहना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको गॉल ब्लैडर तक निकालते हैं तो सिस्टिक डक्ट साथ निकल जाती है। तो इट्स अ हेपेटिको जेजनोस्टमी एंड देन ऑफ कोर्स गैस्ट्रोजेजनोस्टमी। दिस इज द क्लासिकल विपल्स प्रोसीजर। इंडिकेशंस की हमने बात की थी, इसमें पेनक्रियाटिक हेड का एडिनोकार्सिनोमा है, जो डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमास है, पेरी एम्पुलरी एडिनोकार्सिनोमास, एम्पुलरी कार्सिनोइड्स, प्राइमरी ड्यूडनल एडिनोकार्सिनोमास, ड्यूडनल जिस्ट्स एंड ड्यूडनल लिम्फोमास which are causing obstruction of the lumen, and then trauma to the second part of the duodenum or head of pancreas. ट्रोमेटिक विपल भी करने पड़ते हैं, खास तौर पे जो स्टीयरिंग व्हील इंजरीज है, जो ब्लंट ट्रॉमा ऑफ द एब्डोमेन टू द एपिगैस्ट्रियम है, उसमें पेनक्रियाटिक ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, और उन पेशेंट्स का भी आपने विपल प्रोसीजर करना पड़ सकता है। ये वो इसकी विपल्स की मॉडिफिकेशन है जिसमें पाइलोरस को प्रिजर्व करते हैं। जब आप पाइलोरस को प्रिजर्व करते हैं तो जो गैस्ट्रेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस है, आपकी डंपिंग अर्ली और लेट वगैरह, उनसे आपका पेशेंट बच जाता है। एनास्टमोसिस की तरतीब वही रहती है, आप एक
जहाँ से आपने जजनम डिवाइड किया होता है वो जजनम का लूप लेके आते हैं। इट कैन बी एन एंड टू एंड, जब फिंगर ऑन ग्लव पेनक्रियाटिको जजनोस्टमी की जाती है, जिसमें आप जो पेनक्रियाटिक रेमिनेंट के ऊपर जजनम को ले जाते हैं, पेनक्रियाटिक रेमिनेंट को इनसाइड द ल्यूमन खोलते हैं और जजनम उसके साथ लग जाता है, इसको एंड टू एंड पेनक्रियाटिक जजनोस्टमी, दिस इज नोन एज finger on glove technique. The preferred technique is having a duct to mucosa anastomosis, मगर duct to mucosa anastomosis उस वक्त कामयाब होता है जब पेनक्रियाटिक डक्ट डायलेटेड होती है। नॉर्मल पेनक्रियाटिक डक्ट जो है, जो 2 से 3 मिलीमीटर की है, उसका साइज इट्स टू स्मॉल यूजली टू हैव अ सक्सेसफुल पेनक्रियाटिको जजनोस्टमी डक्ट टू मुकोसा एनास्टोमोसिस। नंबर 1 ये करते हैं आप। नंबर 2 एनास्टोमोसिस फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ है, और फिर आप पाइलोरस प्रिजर्विंग चूंकि आपने की हुई है, तब ये डुडनो जजनोस्टमी कहलाएगी। इसको कहते हैं पाइलोरस प्रिजर्विंग प्रॉक्सिमल पेनक्रियाटिकोडुडेक्टमी। इसका दूसरा नाम ट्रावर्सो लॉन्गमायर प्रोसीजर है। वंस अगेन समटाइम्स आप जब ये आपने डक्ट टू मुकोसा एनास्टोमोसिस की है, आप एक छोड़ देते हैं आफ्रंट लूप लंबा, इसे कहते हैं LAJL, लॉन्ग आफ्रंट जजनल लूप। ये उस वक्त किया जाता है क्योंकि जहाँ पे भी एनास्टोमोसिस आप करके हैं वहाँ पे फाइब्रोसिस होनी है, और पेनक्रियाटिक डक्ट के एनास्टोमोसिस में भी फाइब्रोसिस हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये होता है कि जो कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ आपने एनास्टोमोसिस किया है वहाँ पे फाइब्रोसिस होके तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होना दोबारा ना शुरू करे। तो इस वजह से इस लॉन्ग आफ्रंट जजनल लूप को आप रखते हैं और इसको टक कर देते हैं विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और जहाँ पे टक करते हैं वहाँ पे मेटालिक मार्कर्स डाल देते हैं ताकि बाद में आपके जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इफ़ नीड भी बाद में खुदा न खास्ता ये स्टेनोसिस होता है ऑफ द हेपेटिको जजनोस्टमी, तो इस स्टेनोसिस में यहाँ पे मार्कर लगे, आपका इन्वेसिव रेडियोलॉजिस्ट यहाँ से गाइड वायर डालता है, गाइड वायर डाल के दे कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे एनास्टोमोसिस हुआ है कॉमन हेपेटिक डक्ट का जजनोस्टमी से, वहाँ पे उसको डायलेट किया जा सकता है। इन्वेसिव रेडियोलॉजिस्ट कैन हेल्प यू डू इट। सो वी डू एन LAJL, ठीक है, लॉन्ग आफ्रंट जजनल लूप एनास्टोमोसिस। काउंटर इंडिकेशंस हमें पता है, हम पहले भी बार बार बात कर चुके हैं। लिवर मेट्स हैं, कोई फ़ायदा नहीं इतनी हीरोइक सर्जरी करने का। गैस्ट्रोड्यूडल हेपेटिक या सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज, गैस्ट्रोड्यूडल हमने कहा था, गैस्ट्रोड्यूडल इररिसेक्टेबल नहीं बनाता, लेकिन अगर ये तीनों गैस्ट्रोड्यूडल हेपेटिक दोनों पकड़ी गई हैं तो फिर ये इररिसेक्टेबल हो गया। अगर पोर्टा हेपेटिस के अंदर नोड्स आ गए हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, देन अगर पोर्टल वेन के अंदर मेटास्टेसिस आ गए हैं, देन वंस अगेन ये इररिसेक्टेबल है। और अगर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स पैनक्रियास और जो डूडनम है ये प्री वर्टिब्रल फेशिया के साथ फिक्स हो गया हुआ है, वहाँ पे आप यू कैन नॉट फाइंड अ प्लेन, देन वंस अगेन it is a contraindication to resection. Now that was about the carcinoma of the head of the pancreas. What about the body and tail? Body and tail usually हमें पता है इंसीडियस ज़्यादा होता है, और जब तक डायग्नोज होता है तब तक ये ऑलरेडी वाइड स्प्रेड हो चुका होता है, मेटास्टेसाइज हो चुका होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन पेशेंट्स को ऑफर हम कर सकते हैं डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी। इट कैन यूजली इट इज़ ऑफर्ड फॉर द एंडोक्राइन ट्यूमर्स एंड द बीनाइन ट्यूमर्स, वो ज़्यादा इस हिस्से में होते हैं, और वो चूँकि मेटास्टेसाइज नहीं किए होते तो उनकी रिसेक्टेबिलिटी पॉसिबल होती है। तो जब हम बॉडी और टेल की करते हैं सर्जरी तो उसके साथ स्प्लीन ने निकलना होता है। व्हेन यू डू अ डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी इट वुड ऑल्सो इंक्लूड द स्प्लीनेक्टमी। तो डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी वंस अगेन द प्लेन ऑफ क्लीवेज इज द सेम, जहाँ पे आप नेक से डिवाइड करते हैं तो इसमें हेड और अनसिनेट प्रोसेस को आप बचाते हैं, जबकि विपल में हेड और अनसिनेट प्रोसेस दोनों निकल जाते हैं। इसमें आप इनको बचाते हैं और डिस्टल पैनक्रियाज को अलॉन्ग विद स्प्लीन जो है रिसेक्ट करके बाहर ले जाते हैं। इसमें जाहिर है कि आपको कोई एनास्टोमोसिस करने की ज़रूरत नहीं, डक्ट आइडेंटिफाई होती है तो उसको प्रॉपरली बंद कर देते हैं। अगर डक्ट प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं होती तो पूरा जो पेनक्रियाटिक पैरेन्काइमा होता है उसको एक दूसरे के ऊपर कोशिश करते हैं सूचर करके क्लोज कर दें। देन कीमोरेडियोथेरेपी एक एडजुवेंट सेटिंग या न्यू एडजुवेंट सेटिंग में यूज़ कर सकते हैं रिसेक्टेबल ट्यूमर्स में, मगर यूजली रिसेक्टेबल ट्यूमर्स में हम वेट नहीं करते ताकि पेशेंट का टाइम ज़ाया ना, और पहले रिसेक्शन करके फिर उनको एडजुवेंट कीमोरेडियोथेरेपी देते हैं। वंस अगेन जैसे हमने बाकी
बाइल डक्ट गोल ब्लैडर कार्सिनोमास के अंदर यूज़ किया था, उसमें भी जेमसाइटामीन और 5-फ्लोरोयूरेसिल है वो इसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, और एक्सटर्नल बीम रेडिएशन हो सकती है। न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट यूजली उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनके बहुत छोटे मैसेज होते हैं और उनकी रिकरेंस रेट को रिड्यूस कर देता है। पैलिएटिव सर्जिकल पैलिएशन भी की जा सकती है और नॉन सर्जिकल पैलिएशन। सर्जिकल पैलिएशन में जाहिर है कि अगर ट्यूमर हेड ऑफ पेनक्रियास में वो रिसेक्ट नहीं हो सकता तो क्या क्या चीज़ें ऑब्स्ट्रक्ट होंगी। एक चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है वो तो डेफिनेटली कॉमन बाइल डक्ट है। दूसरी चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है वो गैस्ट्रिक आउटलेट हो सकता है, डूडनम ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो इन पेशेंट को आप गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी करते हैं और साथ हेपेटिको जेजुनोस्टमी करते हैं, तो आप बिलरी पाथवे भी स्टैब्लिश करते हैं, स्टमक का पाथवे भी स्टैब्लिश करते हैं। और आमतौर पे गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी में आप स्टोमा को बचाना चाहते हैं क्योंकि गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी करने के बाद जो आपका जेजनल मिकोजा है वो एक्सपोज हो जाएगा एसिडिक एनवायरनमेंट को, तो वो वहाँ पे स्टोमल अल्सरेशन, स्टोमल ब्लीडिंग वगैरह होने का इम्कान काफ़ी होता है। तो उसको बचाने के लिए हम फिर साथ एंट्रोएंट्रोस्टमी भी कर देते हैं, ट्रिपल बाईपास जो कहलाता है। लेकिन चूंकि इन पेशेंट्स की हमें पता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कोशिश ये करते हैं स्पेशली उन केसेस में जिसमें गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्या सिर्फ बाइल डक्ट का इशू है, कि उनको नॉन सर्जिकल तरीक़ों से पैलिएट करें। तो कैसे की जा सकती है पैलिएट, वो हमें पता है कि हम स्टेंट कर सकते हैं ERCP करके। ये सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटालिक स्टेंट है, ये होल्ड करता है, क्योंकि अगर सिंपल आप प्लास्टिक स्टेंट्स डालेंगे तो वो बड़ी जल्दी इन्वेड हो जाते हैं ट्यूमर में। ये जो सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटालिक स्टेंट होते हैं ये रेजिलिएंट काफ़ी होते हैं और ये प्रेशर को विद होल्ड कर सकते हैं, और ये जितनी पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उतने अरसे तक कम से कम यूजली ये पेशेंट को पैलिएट कर देते हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से छुटकारा हासिल होता है। सर्वाइवल रेट इरसेक्टेबल डिजीज़ में 4 to 6 मंथ्स है, ये एवरेज सर्वाइवल रेट्स है। एवरी पेशेंट इज़ अ डिफरेंट पेशेंट पे। ह्यूमन बींग्स के बायोलॉजिकल बिहेवियर्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। सक्सेसफुल रिसेक्शन हमने पहले भी कहा था 15 से 20% पेशेंट्स में होती है, उनके अंदर सर्वाइवल रेट जो है वो 12 से 19 महीने के करीब है। सो यू कैन सी कि जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स हैं वो सक्सेसफुल रिसेक्शंस में 15% के अराउंड है और इरसेक्टेबल डिजीज़ में लेस देन 3% है। So if there are any questions, you can mail us, you can ask them on the Google Classroom, and I would be happy to answer those questions.